हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस एलएलबी के ऊपर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था नेचुरल जो गार्डियन है उसकी पावर्स क्या क्या होती हैं, वो बताई थी हमने आपको। जो सेक्शन 9 है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टेस्टामेंट्री गार्डियंस एंड देयर पावर्स। टेस्टामेंट्री जो गार्डियंस हैं वो क्या होता है और उसकी पावर्स जो हैं वो आपको हम बताएंगे इसके अंदर। वैसे जो पावर्स हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन की और नेचुरल गार्डियन की सेम होती हैं, वो आपको हमने लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 8 के अंदर बताया था। आपको मैं रिपीट कर देता हूँ सेक्शन 8 थोड़ा सा, क्योंकि जो टेस्टामेंट्री गार्डियन की जो पावर्स हैं वो भी सेम होती हैं। जो नेचुरल गार्डियन है या फिर टेस्टामेंट्री जो गार्डियन है वो माइनर की केयर कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी की भी केयर कर सकता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी है उसको वो सेल नहीं कर सकता, मॉर्टगेज नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सचेंज नहीं कर सकता और गिफ्ट नहीं कर सकता, मतलब डिस्पोज नहीं कर सकता वो विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है उसको, क्योंकि कोई भी अगर एक्ट करेगा नेचुरल गार्डियन या फिर टेस्टामेंट्री गार्डियन, वो जो चाइल्ड है उसके हक के लिए करेगा, उसके वेलफेयर के लिए करेगा। अगर कोई नेसेसिटी है तभी वो करेगा। और नेचुरल गार्डियन जो है कोर्ट की परमिशन के बिना भी वो कर सकता है प्रॉपर्टी को, मतलब मॉर्टगेज वगैरह कर सकता है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड भी दिया गया है उसके लिए। आप सेक्शन 8 की जो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन जो 9 है, टेस्टामेंट्री गार्डियन एंड देयर पावर्स। टेस्टामेंट्री से क्या समझते हैं आप? बाय विल। बाय विल अगर किसी को अपॉइंट करा जाता है टेस्टामेंट्री गार्डियन उसको बोलते हैं, लेकिन कौन अपॉइंट करेगा? वो नेचुरल गार्डियन ही अपॉइंट कर सकता है। नेचुरल गार्डियन कौन कौन होते हैं? जो मदर और फादर होते हैं, सबसे पहले फादर होता है, उसके बाद मदर होती है। वो अपॉइंट कर सकते हैं विल के थ्रू किसी को भी नेचुरल गार्डियन बनेगा, मतलब टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपॉइंट कर देंगे तो वो भी नेचुरल गार्डियन की तरह ही काम करेगा। सबसे पहले फादर होता है नेचुरल गार्डियन, ठीक है, जो विल के थ्रू अपॉइंट कर सकता है किसी को भी। उसके बाद मदर होती है, और जो गर्ल की बात करी जाती है, अगर माइनर गर्ल है तो उसके जो फादर और मदर होते हैं गार्डियन, अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसका हस्बैंड जो है वो बन जाता है नेचुरल गार्डियन उसका। सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि जब एक नेचुरल गार्डियन, ठीक है, या फिर दोनों नेचुरल गार्डियन कि अपने जो उसको उनका जो माइनर है, माइनर बच्चा जो उनका है, उसकी जिम्मेवारी किसी दूसरे को सौंपते हैं, और तो क्या होता है वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है। अब बच्चे की जिम्मेवारी सौंप दी, या फिर वो प्रॉपर्टी की भी जो जिम्मेवारी है सौंप सकते हैं विल करके कि वो उसकी प्रॉपर्टी की केयर करेगा, या फिर दोनों की भी कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की भी केयर वही करेगा जिसको विल के अंदर अपॉइंट कर रहे हैं, और जो माइनर है उसकी भी वो केयर करेगा। और पावर्स की बात करी गई वो आपको मैंने बताई दी, सेक्शन जो 8 है, जो नेचुरल गार्डियन की पावर्स हैं वही टेस्टामेंट्री गार्डियन की पावर्स होती हैं। टेस्टामेंट्री गार्डियन के बारे में आपको पहले भी हमने वीडियो में बताया था। वैसे अगर मदर और फादर दोनों जिंदा हैं और फादर विल कर देता है कि मेरे मरने के बाद जो है कोई थर्ड पर्सन है, मान लो ए पर्सन है, कि वो उसके बच्चे का गार्डियन होगा, और फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो फादर की डेथ होने के बाद जिस पर्सन की फादर ने बात करी है विल के अंदर, वो गार्डियन नहीं बनेगा, क्योंकि जो मदर है वो भी जिंदा है अभी। क्योंकि फादर के बाद जो नेचुरल गार्डियन कौन होता है? मदर होती है। अगर मदर जिंदा ना होती तब वो पर्सन थर्ड हो जाता नेचुरल गार्डियन अपॉइंट, मतलब टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट हो जाता। अगर फादर ने विल कर दी टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करने के लिए और मदर भी जिंदा है, वो पर्सन अपॉइंट नहीं होगा। अगर मदर की डेथ हो जाती है और मदर किसी को अपॉइंट नहीं करती किसी विल के थ्रू नेचुरल गार्डियन, तब क्या होगा? तब जो फादर ने अपॉइंट किया था विल के अंदर, वो थर्ड पर्सन जो है वही टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा, और वो नेचुरल गार्डियन की तरह ही एक्ट करेगा। अगर फादर ने, एक एग्जांपल और देते हैं, अगर फादर ने विल कर दी कि जो थर्ड पर्सन है वो उसके माइनर का गार्डियन होगा उसकी डेथ के बाद, और मदर भी जिंदा थी, नेचुरल गार्डियन है माइनर की, और जो मदर है, फादर की डेथ हो गई, उसकी जो वाइफ है, फादर की वाइफ थी, जो मदर है माइनर की, वो भी विल कर देती है, और विल के अंदर मेंशन कर देती है कि उसकी डेथ के बाद जो नेचुरल गार्डियन होगा वो फोर्थ पर्सन होगा, मतलब जिसको फादर ने अपॉइंट करा था वो नहीं, अलग पर्सन होगा। तब क्या होगा इस केस में? तब जो मदर ने जो लास्ट में अपॉइंट करा है वही जो है टेस्टामेंट्री गार्डियन होगा उस माइनर का। जो फादर ने फर्स्ट किया था वो नहीं होगा, क्योंकि मदर ने भी विल कर दी है, तो जो मदर जो लास्ट वाला होगा उसी को माना जाएगा टेस्टामेंट्री गार्डियन। अब जो सेक्शन जो 9 है, इसका जो सब सेक्शन 1 है, उसमें कहा गया है ए हिंदू फादर एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन में
by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of both। इसमें वही बताया गया जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि जो हिंदू फादर है, हिंदू फादर की बात हो रही हो कि हिंदू व्यक्ति है, वो एंटाइटल है नेचुरल गार्डियन जो है नेचुरल गार्डियन की तरह, और वो जो है विल कर सकता है जो उसका चाइल्ड है, जो उसका माइनर है, लेस्टीमेट जो चाइल्ड है, लेस्टीमेट चाइल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो लेस्टीमेट चाइल्ड है उसमें राइट मदर को होता है। तो जो फादर है वो कर सकता है, जो बच्चे की जो है विल कर सकता है कि जो उसका बच्चा है उसकी जो गार्डियन होगा कौन होगा, उसके बाद वो कर सकता है। लेकिन जो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, जो माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर मतलब जो उसकी माइनर की प्रॉपर्टी है जो वो जॉइंट फैमिली के अंदर है, जॉइंट फैमिली के अंदर कौन यूज़ करता है प्रॉपर्टी को, कौन देखभाल करता है सारी प्रॉपर्टी की, उसमें काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं, वो करता है, उस प्रॉपर्टी का गार्डियन नहीं अपॉइंट कर सकता किसी और को। वो सेक्शन 12 के अंदर बताया गया। आगे जब सेक्शन 12 पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम बताएंगे जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में भी कि इसमें जो गार्डियन अपॉइंट होता है नहीं होता, कैसे होता है और अगर होता है। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 2 है, एन अपॉइंटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 shall have no effect if the father predeceases the mother but shall revive if the mother dies without appointing by will any person as a guardian। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। इसमें बताया गया कि जो सबसेक्शन अभी हमने जो इसका 1 पढ़ा था सेक्शन 9 का, उसके अकॉर्डिंग अगर विल कर देता है हिंदू फादर किसी को, अपने माइनर का बच्चे का अपने गार्डियन अपॉइंट कर देता है विल के थ्रू, वो टेस्टामेंट्री गार्डियन बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मदर जिंदा है तब वो नहीं माना जाएगा टेस्टामेंट्री गार्डियन, क्योंकि मदर जो है जिंदा है, वो नेचुरल गार्डियन है उस बच्चे की फादर के बाद। फादर द्वारा जो अपॉइंट किया गया है वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मदर की भी डेथ हो जाती है किसी को अपॉइंट किए बिना, तब फादर द्वारा जो विल की गई थी, किसी को गार्डियन अपॉइंट किया गया था, तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन माना जाएगा, तो वो रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। और जो हिंदू विडो होती है, कोई हिंदू विडो है, ठीक है, वो नेचुरल गार्डियन है, नेचुरल की बात है, क्योंकि जो उसका हस्बैंड है उसकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद वो है नेचुरल गार्डियन, वो किसी को भी टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, कोई विल कर सकती है, उसको राइट है। अब सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3 है, ए हिंदू विडो एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर लेजिटिमेट चिल्ड्रन एंड ए हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन of her minor legitimate children by reason of fact that the father has become disentitled to act as such may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property other than the undivided interest referred to in section 12 or in respect of both। इसमें बताया गया कि जो हिंदू विडो है लेडी, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एंटाइटल है, ठीक है, एज ए नेचुरल गार्डियन वो काम कर सकती है। वो जो उसका जो माइनर बच्चा है, लेजिटिमेट चिल्ड्रन जो उसका है, ठीक है, तो जो हिंदू मदर है वो किसी को भी विल के थ्रू अपॉइंट कर सकती है कि उसका जो माइनर चिल्ड्रन है वो उसका गार्डियन होगा उसकी डेथ के बाद। इसमें ये भी बताया गया कि जो फादर है, ठीक है, वो डिसएंटाइटल है, मतलब अगर फादर पागल है, ठीक है, उसने रनाउंस दी वर्ल्ड कर दिया, तो जो मदर है, ठीक है, वो किसी को टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि जो फादर है वो इनकैपेबल है या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन इसमें वही बताया गया जो भी पहले बताया गया था कि जो अगर कोई जॉइंट फैमिली है उसमें जो प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसमें माइनर का भी राइट है और पर्सनस का भी राइट है, उस प्रॉपर्टी की जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है वो अपॉइंट नहीं कर सकती मदर। फॉर एग्जांपल मदर है, ठीक है, अकेली, फादर की डेथ हो चुकी है माइनर के, और जो बच्चा है वो माइनर है, उसकी प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर प्रॉपर्टी है जिसे करता उस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा है, ठीक है। इस केस में अगर जो मदर है, विडो है, जो वो अगर कोई विल कर देती है कि उस प्रॉपर्टी का जो हिंदू जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है उसका भी गार्डियन, जो उसका बच्चा है उसका किसी को गार्डियन अपॉइंट कर देती है वो टेस्टामेंट्री गार्डियन, तो वो अपॉइंट नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 12 के अंदर वो बार्ड है। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 है, ए हिंदू मदर एंटाइटल टू एक्ट एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हर माइनर
legitimate children may by will appoint a guardian for any of them in respect of the minor's person or in respect of the minor's property or in respect of both। पहले एक लाइन रह गई थी जो सबसेक्शन 3 था, उसके अंदर भी यही था कि जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का भी अपॉइंट कर सकती है मदर गार्डियन बच्चे की, और जो बच्चा है उसका भी गार्डियन अपॉइंट कर सकती है, दोनों का भी कर सकती है। इसके अंदर भी यही है कि जो अब जो फादर है, ठीक है, फादर होता है बच्चे का जो नेचुरल गार्डियन होता है, फादर को राइट होता है कि वो टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट करे किसी को, फादर के बाद मदर का राइट होता है, वो कर सकती है। अगर वो मदर भी करके जा सकती है वैसे, लेकिन जो फादर है, अगर फादर जिंदा होता है तो फादर का ही राइट बनेगा, वो किसी को अपॉइंट कर सकता है। अब इसके अंदर क्या बताया गया, ये हिंदू मदर, इसमें मतलब विडो की बात नहीं करेगी, अगर एक हिंदू मदर है वो भी एंटाइटल होगी नेचुरल गार्डियन की तरह, वो अपने बच्चे की विल, बच्चे के लिए विल कर सके कि जो उसका बच्चा, उसका गार्डियन कौन होगा उसकी डेथ के बाद। इसमें लेकिन कौन से बच्चे की बात करी गई है, इलेस्टिमेट चाइल्ड की बात करी गई है इसके अंदर, लेस्टिमेट चाइल्ड की बात नहीं करी गई। इलेस्टिमेट चाइल्ड नजायज़ जो संतान होती है जिसके फादर का पता नहीं होता कौन है, कोई बिना शादी के पैदा हो गया, ठीक है, तो उस केस में वो अपॉइंट कर सकती है, माइनर का भी अपॉइंट कर सकती है गार्डियन, और माइनर की प्रॉपर्टी का भी अपॉइंट कर सकती है गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन। और अगर कोई फादर है उसका बच्चे का, ठीक है, तो फादर इनकेपेबल है तब भी वो कर सकती है, इनकेपेबल अगर है वो तो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है बच्चे का गार्डियन, टेस्टामेंट्री गार्डियन। अब एक केस है पारसनाथ वर्सेस स्टेट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था 1960 का। इसमें हेल्ड दैट द फादर इन लॉ इज़ द राइटफुल गार्डियन ऑफ ए माइनर विडो। However, this view has not been adopted by Nagpur High Court. Madras High Court also did not hold that view and held that the welfare of the child is to be considered first before anything else. एक केस के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हॉनरेबल हाई कोर्ट ने, जो फादर इन लॉ है उसे बता दिया था कि वो गार्डियन होगा उसका, उसके सभी राइट्स होंगे। किसका गार्डियन होगा? माइनर विडो का। लेकिन दूसरे हाई कोर्ट्स, हॉनरेबल हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट, हॉनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने इस व्यू को नहीं माना था। उन्होंने कहा था कि जो वेलफेयर है चाइल्ड का उसे सबसे पहले देखा जाएगा। अब सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5, द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल हैज़ द राइट टू एक्ट एज द माइनर्स गार्डियन आफ्टर द डेथ ऑफ द माइनर्स फादर और मदर एज द केस मे बी, एंड टू एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ ए नेचुरल गार्डियन अंडर दिस एक्ट to such extent and subject to such restrictions if any as are specified in this act and in the will। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है एक, कि अगर किसी को नेचुरल गार्डियन जो है, अगर वो अपॉइंट करता है किसी को टेस्टामेंट्री गार्डियन और उसके मदर फादर की डेथ हो जाती है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन बन जाता है और नेचुरल गार्डियन की तरह ही वो एक्ट करता है। लेकिन जो नेचुरल गार्डियन है, जिन्होंने विल किया है, विल के थ्रू से अपॉइंट किया है, अगर वो विल के अंदर कोई कंडीशंस लगा देते हैं किसी तरह की, तो जो कंडीशंस हैं वही फाइनल होंगी, उन्हें मानना पड़ेगा टेस्टामेंट्री गार्डियन को। अगर विल में लिखा गया है कि जो माइनर है उसकी केयर भी करेगा, प्रॉपर्टी की केयर भी करेगा, तो दोनों की केयर टेस्टामेंट्री गार्डियन ही करेगा। और जब कोई टेस्टामेंट्री गार्डियन अपॉइंट हो जाता है, विल अगर कोई नेचुरल गार्डियन करता है उसके बाद, तो टेस्टामेंट्री गार्डियन को सभी पावर्स होती हैं जो नेचुरल गार्डियन को होती हैं, वो सभी सेक्शन 8 के अंदर बताई गई हैं। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, वो भी बताई गई हैं, वो भी उसके अंदर अवेलेबल हैं। अब सेक्शन 9 का सब सेक्शन 6, द राइट ऑफ द गार्डियन सो अपॉइंटेड बाय विल शैल वेयर माइनर इज़ ए गर्ल सीज ऑन हर मैरिज। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो माइनर है, ठीक है, उसका जो गार्डियन होता है, ठीक है, वो नेचुरल गार्डियन होता है। और जो नेचुरल गार्डियन अगर किसी को अपॉइंट करता है विल के थ्रू, ठीक है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है। अगर माइनर गर्ल की बात करी जाए, अगर माइनर गर्ल है जहाँ पे, उसका टेस्टामेंट्री किसी को गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उस जो माइनर गर्ल है उसकी मैरिज हो जाती है, तो वो टेस्टामेंट्री गार्डियन नहीं रहता। फिर जब उस माइनर गर्ल की मैरिज होगी, किसी जो उसका हस्बैंड है वो उसका नेचुरल गार्डियन बन जाएगा फिर, ठीक है, और शादी होते ही सीज हो जाएगा उसका जो गार्डियन है वो। टेस्टामेंट्री गार्डियन को कोई भी पावर नहीं रहेगी, उसकी सभी पावर्स ख़त्म हो जाएंगी उस माइनर गर्ल के प्रति जिसकी मैरिज हो चुकी है।
तो आपको सेक्शन 9 समझ आ गया होगा। सेक्शन 9 के अंदर टेस्टामेंट्री गार्डियन के बारे में बताया गया था, पावर्स की बात करी गई थी। पावर्स इसकी वही होती हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो है माइनर की, और जो माइनर है उसकी केयर करेगा। और जो टेस्टामेंट्री गार्डियन कौन होता है, जो विल के थ्रू अपॉइंट करा जाता है। और जब नेचुरल गार्डियन की डेथ हो जाती है उसके बाद टेस्टामेंट्री गार्डियन पिक्चर में आता है, ठीक है। अगर दूसरा नेचुरल गार्डियन जिंदा है और पहले वाले ने विल कर दी है, तब वो टेस्टामेंट्री गार्डियन नहीं माना जाता जिसको विल में लिखा गया है, क्योंकि उसका नेचुरल गार्डियन पहले ही जिंदा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लॉ स्टूडेंट्स के साथ और एडवोकेट्स के साथ। होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।